Good morning. Good morning. Okay, Akash is there. Akshit, Darbara, Keshav, Khushi, Pranav, Rajneesh, Shivam, Utkarsh. Okay, and Vibhor. Okay, fine. तो बेटा लास्ट क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने रिवर स्विमर प्रॉब्लम देखी थी और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारे पास एक रिवर है, हाँ जी, तो लास्ट क्लास में बात हुई थी रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, जो भी आप कहना चाहें। सपोज आपका स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करता है, ओके, तो ये आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब रिवर आपकी रेस्ट में, रिवर रेस्ट में। अब आप एक एंगल एज्यूम कर लीजिए थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट, कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, दैट इज VSR cos थीटा एंड SR sin थीटा, ठीक है बेटा। साथ में आपकी रिवर फ्लो कर रही होगी इस डायरेक्शन में, इसे आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब अगर आप एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्सिस मतलब ये वाली डायरेक्शन, तो यहां पे आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी VR माइनस VSR cos थीटा। एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ भी ले सकते हैं बेटा। उस केस में जो cos थीटा है वो sin थीटा हो जाएगा, जो sin थीटा है वो cos थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कहीं से भी ले सकते हैं एंगल, तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है। अभी जो मैंने आपको दिया है उसमें मैंने बैंक के साथ हुआ है, ठीक है, ओके। और y एक्सिस की जो वेलोसिटी है, y एक्सिस देखिए, y एक्सिस की वेलोसिटी हमारी हो जाएगी VSR थीटा। क्रॉस कौन कराएगा? y एक्सिस। तो t टाइम जो है, अगर ये विड्थ आपको d दी हुई है तो ये जाएगी d अपॉन VSR साइन थीटा, ये आपका टाइम आ जाए, ठीक है। और एक टर्म हमने और पढ़ा था, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हमारा आ जाएगा VR माइनस SR cos थीटा इनटू टाइम। तो ये दो फॉर्मूलों से आपका सारा केस सॉल्व हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन दोनों से आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, अगर आप नो ड्रिफ्ट सिचुएशन देखते हैं, नो सिचुएशन, दैट मींस VR माइनस VSR cos थीटा, ये क्या होना चाहिए बेटा? 0। तो यहां से एक बड़ा बढ़िया सा आपका रिलेशन आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VSR। ये समझ में आया? ठीक है, ये हमारा रिलेशन किसके लिए आया है? नो ड्रिफ्ट।
बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखिएगा, एक कंडीशन आपको दे रहा हूं, इफ VR is greater than VSR। हाँ जी, अब सोचिए इस कंडीशन को, बड़ी प्यारी सी कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, रिवर की स्विमर की स्पीड से ज्यादा हो, ऐसा कभी भी हो सकता है ना। स्विमर की मैक्सिमम स्पीड भाई उसकी लिमिट पे डिपेंड करेगी, और जो रिवर की स्पीड है वो स्लोप पे डिपेंड करेगी। तो मैंने आपसे कहा कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर से ज्यादा है तो क्या होगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एंड दिस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 इम्पॉसिबल होने का मतलब क्या हुआ, क्या रिवर की स्पीड स्विमर से ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं, ये तो हो सकती है। ठीक है, ओके, इसका मतलब है बेटा, हाँ किसी का आंसर आ रहा है, नहीं बेटा क्रॉस तो कर ही लेगा, क्रॉस क्यों नहीं कर पाएगा? अरे देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये रिवर है आपकी, ये यहां से चला, ये वाली वेलोसिटी इसको क्रॉस करा रही है, ये कुछ तो होगी ना। हाँ, और रिवर इसको इधर फेंक रही है। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ही इज नॉट एबल टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन। ये है कहानी बेटा, अगर रिवर की स्पीड स्विमर से ज्यादा हो गई तो वो इस लाइन को फॉलो नहीं कर पाएगा, वो यहां कहीं जा सकता है, यहां कहीं पे पहुंच सकता है, लेकिन इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आया? बिकॉज किसी भी एंगल पे वो जाए, उसका कोई कंपोनेंट रिवर की स्पीड को काउंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, तो कई बार वो लिख देते हैं इस तरह से, ऑप्शंस आपको दिए होते हैं कि वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, नहीं क्रॉस तो कर जाएगा बेटा, बट रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ऐसे जा रहा होगा, इफेक्टिव जो फ्लो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब बेटा एक मैंने आपको और उस दिन बताया था फ्लैग वाली प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फ्लैग प्रॉब्लम कहते हैं इसे। फ्लैग प्रॉब्लम का मतलब हो गया, एक फ्लैग जो है वो किसी कार पे लगा हुआ है। ठीक है, तो बना देते हैं। तो फ्लैग प्रॉब्लम, मान लीजिए बेटा हमारे पास एक ट्रॉली है, इसमें एक फ्लैग है इस तरह से। हाँ जी, फुल स्क्रीन, ये
हाँ चलिए, मैं फ्लैग प्रॉब्लम पे वापस आ रहा हूं बेटा। हो गया? बेटा इस पे दो चीजें हैं, ठीक है। फ्लैग जो है, एक तो फ्लैग पे दो चीजें अफेक्ट करें। एक है बेटा आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड, और दूसरी है वेलोसिटी ऑफ कार। अगर आप इसको बिल्कुल कॉमन सेंस से समझेंगे तो ये एक बार में आपका आंसर समझ में आपको आ जाए, और फिर आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और ये परेशान बहुत करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विंड को ब्लो कराते हैं, ठीक है। तो विंड इज ब्लोइंग कार एट रेस्ट। हाँ, आप मुझे बताएंगे फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी? ये हमारा केस बन रहा। मैंने आपसे कहा विंड ब्लो कर रही है, कार रेस्ट पे है, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग इज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा के साथ ही तो ब्लो करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सेकंड देख, सेकंड में हमने एज्यूम कर लिया विंड इज नॉट ब्लो, कार इज मूविंग, ठीक है। हाँ जी। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लैग क्या होगी, सोचो। डायरेक्शन ऑफ फ्लैग इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बात है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार, ठीक। बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे समझते हैं बेटा, विंड का इफेक्ट आ रहा है प्लस VW, ठीक है ना। और कार का कैसा आ रहा है, माइनस V कार, ठीक। अब अगर आप दोनों को, बोथ ऑफ देम हैज सम वेलोसिटी, अब कोई भी डायरेक्शन आपको दी जा सकती है, दोनों का इफेक्ट करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा। इफ बोथ ऑफ देम हैज सम वेलोसिटी, मतलब विंड के पास भी है और कार के पास भी है। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर Vm माइनस वेक्टर Vc। ये समझ में आया, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में फ्लो, बस आंसर आ गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज velocity of wind with respect car। कितनों को ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लीजिए आराम से, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं आपके लिए कुछ। हाँ, किसी को डाउट है तो
अभी अभी सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, चिंता मत कर, चिंता मत कर। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। पहले इतना नोट कर लो। ये नोट मुझे बता दीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितनी इजी सी चीज है। क्वेश्चन अभी बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा। हो गया नोट? हाँ सजल नोट कर ले पहले। ओके, अब देखिएगा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है बेटा, wind is blowing in east direction with speed 20 meter per second and car moving towards north with speed 15 meter per second. Find the direction of flag mounted on car. ओके अब इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो पहली चीज बेटा आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपने बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है ये आपकी एक्स एक्सिस, तो यहां आई कैप लेंगे यूनिट वेक्टर और जे कैप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कार की स्पीड रही बेटा किधर है, कार है 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये आपकी वी कार है और ये आपकी वी विंड है, ठीक है। हाँ जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए विंड के डायरेक्शन आपकी कितनी हो गई, 20 आई कैप, ये वी डब्ल्यू है, माइनस वी कार, वी कार कितनी है 15 जे कैप। ये आ गया बेटा मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। कितनों को समझ में आ गया? ठीक है जी। आपको जो डायरेक्शन है ना बेटा उनमें बहुत ध्यान देना है। हाँ नहीं, किसको क्या माना है, ईस्ट को आपने आई कैप माना है, ठीक है। हाँ ये जे कैप है बेटा, ये जे कैप है, लेकिन माइनस हो जाएगा ना वो, क्योंकि इफेक्ट तो नेगेटिव होता है, यही तो लिखा है ऊपर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, या आप सीधे भी देख सकते हैं। देखिए अब देखते हैं जरा, ये क्वाड्रेंट बनाया आपने, ठीक है। आई नेगेटिव, सॉरी आई पॉजिटिव और जे नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ ईस्ट कैसे आ रहा है?
इधर जाएगा ना बेटा। देखो ये आपका इधर है, ये आपका इधर इधर आ रहा है ना, फ्लैग इस डायरेक्शन में आएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। हाँ, तो ये आपका है ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। ठीक है, तो साउथ की ओर है ईस्ट से। ठीक है, अब एंगल पूछा, अब एंगल कौन सा पूछा? अगर ईस्ट से पूछा तो ये ले लेते हैं। टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा आपका हो गया भाई, ये कंपोनेंट रहा आपका, ये कितना है? माइनस जे कैप है, ये 15 है, और ये आई वाला 20 है। तो टेन थीटा आपका हो गया 15/20, ये आपका आ गया 3/4। थीटा की एंगल थीटा एंगल जल्दी बता दो कितना हो गया? 3/4 आया है। हाँ जी, 37 डिग्री आ गया। इतना आसान होता है। हाँ जी, जिनको पहले समझ नहीं आया था आया? ठीक ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखेगा। आपकी थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हाँ? नहीं, स्पीड ऑफ फ्लैग नहीं होता बेटा वो। वो स्पीड ऑफ फ्लैग की थोड़ी स्पीड हो जाएगी। फ्लैग तो स्पीड से ही चलेगा, कार के साथ चल रहा है। वो वेलोसिटी ऑफ विंड विद टू कार है। ठीक है, एक और लिखिए एग्जांपल। इफ flag is 30 degree west from south, ठीक है, and car is moving in north direction, ठीक है, with speed 20 meter per second, find velocity of wind. If flag is 30 degree west from south and car is moving in north direction with speed 20 meter per second, कार की स्पीड आपको दी हुई है, find velocity of wind. हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन रहा। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन बनानी है, क्योंकि बिना इसके तो गाड़ी नहीं चलनी। ओके, अब आपको पता है कि आपका फ्लैग जो है वो 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ है। तो भाई पहले तो इसके नाम लिख दें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है,
बेटा स्पीड ऑफ फ्लैग नहीं आएगी ना, स्पीड ऑफ तो कोई चीज होती नहीं। अच्छा पहले तो जरा डायरेक्शन देख, की डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। फ्लैग की डायरेक्शन किधर आएगी? हाँ जी 30 डिग्री क्या कहा उसने? जल्दीबाजी मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ क्या लिखा है? 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ, तो साउथ से वेस्ट की ओर आपको मूव करना है। तो अगर आप देखेंगे आपकी फ्लैग की डायरेक्शन ये होगी बेटा, ओके, और ये एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। कितने लोगों का डायग्राम ये बना? गुड गुड, ठीक है। तो ये है फ्लैग की डायरेक्शन। तो फ्लैग की डायरेक्शन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ये रही आपकी। अभी तो कॉमन सेंस से किया था, आप इसको समझिए ना, बिल्कुल नजर आ रहा है बेटा आपका, लेकिन डायरेक्शन अभी नहीं दिखाई है आपने, मैग्नीट्यूड तो बता दिया आप लोगों ने। ऋषि वरुण का सही आया बेटा। नेगेटिव आई कैप, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब बेटा कार किधर जा रही, कार को भी दिखा दो। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। कार किधर जा रही है? कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये आपकी कार हो गई, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ कार है, ठीक है। इसको आप लिखोगे तो आप यहां पे लिख दोगे 20 जे कैप। बस आपको नहीं करना है, इसको केवल वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपने बस। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार is equal to velocity of wind with respect to ground minus velocity of car with respect to ground, ठीक है। ओके, अब यहां पे जरा वैल्यू डाल दीजिए जो जो आपको पता है, ये तो आपको निकालनी है, ये निकालनी है बेटा। कार की पता है, यहां पे लिख दीजिए 20 जे कैप, ठीक है। ओके, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। अब देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये कंपोनेंट, ये आपका 20 तो होगा, और ये कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ विंड होगा, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ कार है। ये कितनों को समझ में आया बेटा? ये आपका कार के मोशन की वजह से आएगा, ठीक है, और ये आपका विंड की वजह से आ रहा है। रेड वाला, ग्रीन वाला कार के मोशन की वजह से है, डाउनवर्ड डायरेक्शन या माइनस जे कैप में, अपोजिट टू कार। बस यहां से आप रख दीजिए tan 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ कार। बिल्कुल सही आ गए आपके आंसर। तो यहां से आप देख लेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड इज v कार, tan 30 इज 1/√3, यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और डायरेक्शन भी यही आएगी, तो आपका आ जाएगा -20/√3। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने मुझे भेजा है। हाँ जी, समझ में आया? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी का ही है। प्रोजेक्टाइल में बैठ के प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, ठीक है।
लिख लीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी of projectile with respect to another projectile. हाँ जी, जरा सी इसको समझिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल। तो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट ये यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल 1 है, ठीक है, और इसको हमने यहां से थ्रो कर दिया एट सम एंगल, आई एम कॉलिंग इट θ1, और इसकी स्पीड मैंने आपको दी हुई है u1। और एक और प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया है, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं, मैं अभी अपोजिट ले रहा हूं, ये θ2, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है u2। आपको बताना है कि वन वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है, एट टाइम t, ये आपको बताना है। क्या एक्सेलरेशन का इफेक्ट पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको इस कॉन्सेप्ट में एनालाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको लिखना है वेक्टर u1। वेक्टर u1 आप सिंपली लिख सकते हैं u1 cos थीटा आई कैप प्लस u1 sin थीटा जे कैप, लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल है। वेक्टर u2 लिख लो। अब u2 आपका हो जाएगा u2 cos थीटा माइनस आई कैप प्लस u2 sin थीटा जे कैप। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अच्छा जी, व्हाट इज a1? वेक्टर a1 जल्दी से बता दो। एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट माइनस जी जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ टू भी यहीं पे लिख देता हूं, ये भी है आपका माइनस जी जे कैप, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, u12 वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो ये आपका हो जाएगा u1 माइनस u2 पर सेकेंड है बेटा। आप यहां पे बैठ के देख रहे हो इसको, क्लियर? आप सेकेंड वाली जो बॉल है उसके अंदर बैठ गए, तो ये आपका बन जाएगा u1 cos थीटा प्लस u2 cos थीटा आई कैप, चेक कर लेना बेटा एक बार, प्लस u1 sin थीटा। ओके, ये 1 2 है बेटा, तो मैं लिखे थे, इसको नोट कर लीजिए, 1 2 लिख लीजिएगा। हाँ, u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 जे कैप। ये समझ में आ गया तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए बेटा। और a12 आपका होगा 0।
ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू आफ्टर टाइम टी। देखिए, ए आपका 0 है। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो v इज यू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात जी। तो आपकी जो v है वो ये रही, वेलोसिटी ऑफ वन विद टू टू इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। हुआ बेटा? तो अगर आपको केवल वेलोसिटी दिख रही, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसका पाथ कैसा होगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 ऑब्जर्व्ड बाय 2 कैसा दिखेगा इसे? ये दिखेगा बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ। देखो, 2i कैप प्लस जे कैप, ऐसे समझो इसको। मान लो ये सॉल्व करने के बाद आपका कुछ ऐसा आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ वन विद टू टू। एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो भाई ये क्या हो गया? ये फिक्स डायरेक्शन हो गई, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। तो जो पैराबोलिक पाथ था, अगर आप उसके अंदर बैठ जाते हैं और किसी दूसरे पैराबोला को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी दोनों केसेस में क्या हो गई? सेम। तो जो एक्सेलरेशन इफेक्ट है वो तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन इफेक्ट 0। यहां देखिए, ये आ गया। इसके 0 होने की वजह से आपको जो मोशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लें, और नहीं कर लीजिए। और बस बेटा हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गए। क्वेश्चंस का तो ऐसा है कि खत्म नहीं होंगे। मैं साल भर भी कराते रहूं तब भी नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको करा दिया। अब आपको करना ये है कि जो मैंने आपको बुकलेट भेजी हुई है बेटा, उस बुकलेट में जो एग्जाम दिए हुए हैं, नहीं 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने एक एग्जाम्पल, भाई u1 की वैल्यू डालिए cos थीटा कुछ लीजिए, u2 की वैल्यू डालिए cos थीटा 2 कुछ लीजिए, कुछ तो आएगी ना। अभी आ रहे हैं बेटा केशव, उस पे आ रहे हैं। अभी कोलिजन वाला करा रहा हूं कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा, उस पे भी आ रहा हूं। पहले तो ये देख लिया ना, यहीं से आगे डेवलप होगा वो। उसमें बेटा जो आपको बुकलेट मिली हुई है उसमें काफी एग्जांपल्स हैं। मेरे ख्याल से मैं अगर देखूं तो 7 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाँ, इन 71 में 2-4 ऐसे भी हो सकते हैं जो दिमाग खराब करेंगे। उन्हें एकदम से विजुलाइज करना आसान नहीं होता है, वो लास्ट के होंगे, उनको देख के घबराइएगा मत, ठीक है। हाँ, 2 या 3 बार आप करेंगे उन चीजों को तो आपको समझ में। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेडिकल वालों की बुकलेट अलग है, थ्योरी में कोई चेंज नहीं है, एग्जाम्पल्स में कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है एक बुक और ले सकते हैं। मेरी बुक जो है उसके अलावा आप HC वर्मा,
हाँ, और एच सी वर्मा से आपको कोई थ्योरी में बहुत कुछ हेल्प मिलेगी वो नहीं, थ्योरी जितनी मैंने करा दी बेटा वही यूज में आ जाएगी, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। कि जितने कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कर लिए वही सफिशिएंट है। एच सी वर्मा कीजिएगा तभी जब, जैसे अब हमने काइनेमेटिक्स, अब आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस पे चले जाइए। ठीक है, हाँ, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि होता क्या है जनरली आप जब तक मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा वहां पर जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर वही हो जो मेरा, तो हो सकता है पहला ही क्वेश्चन आपको लास्ट कॉन्सेप्ट से मिले। हर एक की पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है बेटा, ठीक है ना। मैं एक रिदम बनाता हूं, कोशिश मेरी ये रहती है कि आप धीरे धीरे करके, जैसे हमने बेसिक मैथ्स में काफी चीजें कर ली थी, और आप जो पुरानी चीज आपने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन आगे होता चलेगा। तो जनरली कोशिश मेरी ये रहती है कि आपने पुराना यूज कर लिया, आप पढ़ लिया, उसको आप आगे यूज कर सकें। ठीक है, चलिए, तो एच सी वर्मा बिल्कुल करनी चाहिए। और दो बुक्स हैं बेटा 11-12 की, एक अभी आप ले लीजिए, मेरे ख्याल से 400-500 रुपए की, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 7-8 बुक्स हैं, तो एक अपने आप में सफिशिएंट है। और फिर से कहूंगा बेटा, बहुत सारी बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, सारी बुक्स में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, पुराने कंपटीशन के क्वेश्चंस लिए जाते हैं, कोई नए क्वेश्चन कोई नहीं बनाता बेटा, जो बन गए वो बन गए, 90s में बन गए क्वेश्चन, अब नहीं बनते। हाँ, एक क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सिंपल वाले क्वेश्चन तो मैं क्लास में आपको खुद ही बना के करा देता हूं, मेरे पास कोई बुकलेट वगैरह नहीं रहती। ठीक है, वो लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आप बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी होती। तो हमारी बुकलेट हो गई और एच सी वर्मा, ये दोनों बुकलेट सब है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो यार, करना चाहो, टाइम मिल रहा है करो, आप 10 बुक लगा लो और अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि मैथ्स वालों के लिए है या फिजिक्स बायो वालों के लिए। सी वर्मा आप ठीक है, मोर देन वन ऑप्शंस मत कीजिए, लेकिन उसके सब्जेक्टिव कर लीजिए। और शुरू के क्वेश्चंस आपके सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब पहली बार में तो जरूरी नहीं आपको बहुत आसान लगे, वो मैं पहले से आपको कहते रहा। हाँ, बाकी बेटा बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। स्कूलों में जो है, किसी के यहाँ एबीसी चलती, किसी के यहाँ प्रदीप चलती, यार कोई बुक ले लो। ठीक है, हाँ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके पास अगर कोई है पुरानी लीजिए, अदरवाइज बुक्स तो पढ़ने का काम टीचर का होता है यार। ये काम मेरा है कि मैं आपको कहां से कौन क्या चीज जो है वो चीज वहां से पिक करके आपको दूं। आपको तो मेरे नोट्स मिल गए, खत्म हो गई बात, बाकी बुकलेट मैंने दे ही दी है आपको। ठीक है, बाकी पप्पा जी किताबें ला रहे हैं, उनको अच्छा लगता है तो मंगवा लो यार, 10-12 जितनी मंगवा लो, उसके लिए मना नहीं करूंगा, बट पढ़ नहीं पाओगे इतना पहले बता दो। हाँ, गिने चुने 50 में से एक कोई ऐसा होगा जो सारी बुक्स जितनी रखी हुई है कमरे में वो सब पढ़ लेगा। बेटा आपका नाम क्या है? साई रंजन। यू आर फ्रॉम किस स्कूल से हैं? ओके, मेरे ख्याल से आपके उसमें डाली गई थी बुकलेट, जो आपका ग्रुप है स्कूल का। ओके ओके ओके, तो मैं उसको जो है दोबारा रीसेंड कर दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी।
आपने ग्रुप में अभी ज्वाइन किया, मेरी क्लास को अभी ज्वाइन किया? ओके फाइन, ठीक है, मैं ग्रुप में रीसेंड कर दूंगा। हाँ जी, चलिए अब वो बात करते हैं कोलिजन वाली, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं, ठीक है। यही जो हमारा एग्जाम्पल था इसी को देख लेते हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की बात है, बाकी क्वेश्चन तो अलग अलग ढंग से आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि सपोज आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, यू स्पीड से एंगल थीटा या u1 थीटा 1 कह लेते हैं, ऐसे फेंका गया है, ठीक है। अब ये आपका इस वे में जाएगा। दूसरा सेम टाइम पर यहां से फेंका गया u2 एंगल थीटा, ये आपका कुछ ऐसे करके जाएगा। अगर इन्हें कोलाइड करना है, ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिजन, अगर इन्हें कोलाइड करना है, समझना बेटा, दोनों की हाइट सेम टाइम पर, टी टाइम पर दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए? h। तो एट टाइम ऑफ कोलिजन both have same coordinates। ये समझ में आया? अरे भाई सेम एक ही जगह पहुंचेंगे तभी तो कोलिजन होगा, ठीक है। सेम कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया? सेम हाइट, तो हाइट आपकी y कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो पहले हाइट को देख लेते हैं। अब हाइट सेम होने के लिए क्या होना चाहिए आपका? u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन 2, ये होना चाहिए बेटा। वर्टिकल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में तभी तो सेम डिस्टेंस होगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं रेड वाले रेंज या डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, ये रहा, और ग्रीन वाले का ये अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे एक्स कह रहा हूं और इसे रेड एक्स कह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, x1 कह लो, ओके, x1 x2 कह लो, रेड ग्रीन नहीं कहना चाहते तो। ये समझ में आया बेटा? अच्छा, अब देखो क्या हो गया। लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था, ओके। अब अगर ये d था तो d किसके बराबर हो जाएगा? x1 प्लस x2, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा d इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 इंटू टी। ये कितनों को समझ में आया? x1 को देखो, x1 क्या आएगा? u1 cos थीटा 1 इंटू टाइम टी, रेड वाला है, और x2 क्या आएगा? u2 cos थीटा 2 इंटू टी। ठीक है बेटा, ओके ओके। अब जरा इन दो पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको जरा सी डिफरेंट वे में समझिए। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, इसको मैंने इधर फेंका, इसको इधर फेंका। ए को रेस्ट पे एज्यूम कर लो, ए को रेस्ट पे एज्यूम कर लो। ए को रेस्ट पे एज्यूम करने का मतलब ए कौन हो गया? ऑब्जर्वर। तो बी को टकराने के लिए कैसे आना पड़ेगा?
अभी अभी ऊपर हमने बात की थी का मोशन ए को कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, अब ये स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्रीन वाली है तो क्या करेगा, कोण हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा, इफ velocity of one with respect to two is along the line joining them, ए और बी को देखिए ग्रीन लाइन से ही तो ज्वाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो velocity of one with respect to two is along the line joining them, then they will collide, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो भाई इतना डिस्टेंस तो जाए, मान लीजिए एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तब थोड़ी कोलाइड कर जाएंगे। तो वहां पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी, d इज इक्वल टू 1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 इंटू टी। समझ में? ऐसा ना हो कि आपने यहां से फेंका ये यहां गया, यहां से फेंका यहां गया, तब कहां से कोलाइड करेंगे। कम से कम उनके बीच का डिस्टेंस तो इतना होना चाहिए। ओके ओके, फिर से एक बार। देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, मैं यहां से कॉपी कर लूं जरा, ऊपर मैंने निकाला था। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी थी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ओके, और हमें पता है ये क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन। मैंने आपसे कहा सपोज बेटा ये 1 है, ये 2 है। अब इसमें रेस्ट पे कौन है, हमने 2 को रेस्ट पे मान लिया बिकॉज हमने वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाली हुई है, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान। अब ये जो आपकी वेलोसिटी आई है, ये दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये वेलोसिटी रही आपकी, ये वेलोसिटी अभी अभी बात लाइन होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप वैल्यू डालेंगे u1 u2 की, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसे करके कोई भी डायरेक्शन आ सकती है ना बेटा रिलेटिव में। डिपेंड करेगा मेरी u1 थीटा 1 u2 थीटा 2 की वैल्यू क्या है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने आपको दिखाया कि 2i कैप प्लस 3j कैप होती है थोड़ी देर पहले, या 4i कैप माइनस 5k कैप 5j कैप तो होगी। अब अगर ये लाइन ऐसे जा रही है बेटा इस वे में, कर जाएगी, तो यही हमने कंडीशन बनाई। हमने कहा अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी 1 और 2 को जोड़ने वाली लाइन पे है, ये दिखा रहा हूं ब्लू कलर से आपको, ये लाइन बेटा, तो दोनों कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो हमने वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने वाला किया था, ठीक है ना। ये देखिए, इसका मिनिमम डिस्टेंस ये रहा, इसका मिनिमम डिस्टेंस ये रहा,
इसका मिनिमम डिस्टेंस ये है, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको मिनिमम डिस्टेंस 0 करना है, यानी ये लाइन कहां पे आएगी, वहीं पर तक पहुंच जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है जी, ठीक है, चलिए। अब यहीं से आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर के पास ये आई कैप डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है, तो ये टर्म क्या होना चाहिए, 0। अरे जे कैप है ही नहीं ना, मेरी वेलोसिटी किधर जा रही है, आई कैप में तभी कोलिजन होगा। तो u1 साइन थीटा 1 और u2 साइन थीटा 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अभी अभी हमने रिजल्ट देखा था कि हाइट सेम होगी वहां से, देखो ये आई थी कंडीशन। आया समझ में? चलिए, कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। और बेटा फिर से मैं आपसे एक बात ये कहूंगा, हमेशा पहले बेसिक्स कीजिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग, जितने आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे उतने आपके हैवी क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे। कई बच्चों को आदत होती है सर हैवी वाले क्वेश्चन दे रहे हैं आप, ठीक है ना बेटा, तो मैं आपको हैवी क्वेश्चन दे सकता हूं, मुझे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक्चुअल में हैवी कोई नाम की कोई चीज है ही नहीं। 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिलके जब क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके लिए हैवी हो, लेकिन अगर आपका कमांड अच्छा है तो वही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अप्लाई कर, ये क्वेश्चन इजी में आएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी या टफ आपके होंगे, जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग उतना क्वेश्चन इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बेटा एक कॉन्सेप्ट है, पुली आती है, ठीक है, वैसे तो ये फोर्स में आएगा, बट क्योंकि ये लिंक है इसलिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जानते पुली? हाँ जी, ये आपकी पुली, ठीक है। अच्छा, अब पुली में क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग होगा, तो ये बेटा हमारे पास पुली स्ट्रिंग सिस्टम है, इसको हम पुली स्ट्रिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, सपोज यहां पर आपने एक ब्लॉक लगाया हुआ है, यहां पर भी आपके पास एक ब्लॉक है। अब कंडीशन ये है कि इसको अपने v1 स्पीड से नीचे खींचा, या v कर लेते हैं, ओके, v स्पीड से नीचे खींचा, ठीक है, इस ब्लॉक को v स्पीड से आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। सेकेंड ब्लॉक जो है, इसको चाहे तो नाम दे दीजिए, करना इजी हो जाएगा, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। I am moving block 1 with speed v in downward direction, तो आपको 2 के साथ क्या होगा,
कॉमन सेंस की चीज है बेटा, v को नीचे खींच रहे हैं तो जाएगा, ऊपर जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा सी समझिएगा। मान लीजिए t टाइम में मैंने x डिस्टेंस नीचे खींच दिया, तो ये कितना ऊपर गया होगा? x डिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। हमारी कंडीशन है कि हमारी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ फिक्स है, जितनी मैं एक एंड से खींचूंगा उतनी दूसरी एंड से कम होगी। समझ में आया? तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। तो अगर आप कहेंगे कि यहां पर स्पीड के सेकंड वाले की, तो ये हो गई। हाँ, आज के बाद बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आपका मासलेस होगा जब मेंशन ना किया जाए। ठीक है? अन उसकी लेंथ फिक्स होगी, इलास्टिक टाइप का नहीं रहेगा। ठीक है? और फ्रिक्शनलेस होगा। अनलेस स्पेसिफाइड। अगर कुछ और होगा तो हमेशा मेंशन किया जाएगा कि भाई ये कुछ अलग है। ये समझ में आया? तो आपको अपना स्ट्रिंग मासलेस, अनस्ट्रेचेबल और फ्रिक्शनलेस लेना है। ठीक? अब ध्यान देना है बेटा, आपकी जो वेलोसिटी है v1, वो क्या है? v माइनस जे कैप। और v2 जो है सेकंड की वेलोसिटी, वो क्या है? v जे कैप। वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है, बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक? बिकॉज सेम टाइम इंटरवल में आपने जितना डिस्टेंस x डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया उतना ही अपर डायरेक्शन में कर लिया। अब एक काम करो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन a1 है, a माइनस जे कैप। ध्यान से समझना बेटा, इसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, तो सेकंड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेकंड का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट। ये समझ में आया? ये कैसे किया? बेटा आपको पता है dv1/dt क्या होता है? a1। और dv2/dt क्या होता है? a2। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज थी, ये आपको दिखता था और इसे सिंपली जो है विजुलाइज कर सकते हैं। बट यहीं पर अब मैं इसको ट्विस्ट करने जा रहा हूं। ठीक है? अब जरा सी समझिएगा, एक और पुलिस सिस्टम आपको दिखा रहा हूं।
ओके, जिन्होंने पुराना वाला नोट नहीं किया वो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, पुली स्ट्रिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे। हाँ ये देख लीजिए, चलिए अब बेटा नया जो केस है वो हमारा ये रहा। अब हमारा जो पुलिस स्ट्रिंग सिस्टम है वो ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसे v स्पीड से नीचे खींचूं तो ये किस स्पीड से ऊपर जाएगा? स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। कितने लोगों को ये विजुअलाइज होता है? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? 1 को नीचे खींचिए तो 2 ऊपर जाएगा। आपको रिलेशन बताना है, स्पीड का रिलेशन क्या होगा। आईसीएसई वालों को तो कर लेना चाहिए, उन्होंने बताया। सीबीएसई वालों में नहीं है, आईसीएसई में तो पुलिस सिस्टम दिया हुआ है आपको। हम्म, अच्छा अब देखिए देखिए, इसको इमेजिन कीजिएगा बेटा। बेटा 1 को नीचे ले जाएगा तो तू कह रहा है 2 ऊपर जाएगा ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो चलो समझते हैं इसको। अब सपोज बेटा मान लीजिए टी टाइम के बाद आपकी ये सिचुएशन दी हुई है, ठीक है ना, ये टी इज इक्वल टू 0 पे आपको दी हुई है। अब मैं थोड़ी देर बाद की सिचुएशन बनाता हूं। मान लीजिए ये वाली पुली, ये तो फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड है, ये वाली मूव कर रही है। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऊपर ही मूव करेगी जो हमें लग रहा है, तो हमने इसको यहां पे बना दिया बेटा, ठीक है ना। ये पुली यहां पहुंच गई। अब जरा थ्रेड के बारे में सोचो, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां थ्रेड खाली हो गया। मान लो ये डिस्टेंस x है। अब जरा सोचना थ्रेड कैसे हो गया होगा। थ्रेड ये मैं आपको रेड मार्क हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, ये यहां से आया होगा बेटा, यहां घूमा होगा, इस तरह जा गया होगा। हाँ, अब यहां तो रहा नहीं होगा ना, ये तो नीचे चला गया होगा। आप में से कोई मुझे बताएगा ये कितना डिस्टेंस नीचे गया होगा? क्योंकि थ्रेड को टाइट रहना है, थ्रेड लूज नहीं हो सकता बेटा। ये ब्लॉक बंधे हुए हैं तो थ्रेड को टाइट रहना है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस x, समझना बेटा, यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, एक ये वाला x और ये एक ये x, 2x लेंथ जो है वो फ्री हो चुकी है। बिल्कुल सही बात, तो ये 2x लेंथ यहां पे आएगी। ये समझ में आ रहा है? बस कहानी होगी। ये सेकंड ब्लॉक t में कितना मूव कर रहा है? x। और फर्स्ट ब्लॉक सेम टाइम में कितना मूव कर रहा है? 2। इसका मतलब सेकेंड ब्लॉक की वेलोसिटी अगर v है तो फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? 2v डैश कर लो। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर रहे हैं, अभी क्लियर कर रहे हैं बेटा।
ये नोट कर लीजिए, फिर मैं क्लियर कर दूं। हाँ, एक बार और समझा रहा हूं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप नोट कर लो पहले इसको। हो गया नोट? ओके ओके। हाँ, जिनको बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। हमारी सिचुएशन दी गई थी, हमने आपसे कहा t इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन। अब अगर इसे नीचे, ब्लॉक 1 को नीचे आना है तो आपके पुली को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा लीजिए थोड़ी देर के बाद ये वाली पुली, सेकंड वाली जो है, इसको सेकंड पुली कह रहे हैं, ये यहां कहीं पे आ गई, ठीक है बेटा। अब देख तेरा थ्रेड कैसे गया होगा भाई, ये अब ऐसे तो रह नहीं सकता ना, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। तो इसको करना पड़ेगा, इसको यहां से, ये पुली को तो यही खींच रहा ना ऊपर, इस वे में आया होगा। यस, ठीक है। लेकिन लेंथ तो फिक्स थी इसकी। अब ये जो बाकी बची वाली लेंथ थी, ये मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाली लेंथ 1 और 2, ये एडजस्ट होने के लिए यहां पे आ जाएगी, और आपका ये 1 ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया होगा बेटा। अगर ये डिस्टेंस x है तो एक x लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला, और एक राइट हैंड साइड से ये 2 लेंथ रोप की फ्री हो गई होगी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? सजल। तो अब मैंने आपसे कहा कि बेटा सेम टाइम इंटरवल टी में, मान लीजिए टी टाइम के बाद ये सब हुआ, तो सेकंड ब्लॉक कितना मूव किया है? x, और ब्लॉक 1 कितना मूव कर गया उतने ही टाइम में? 2x। इसका मतलब अगर आपको वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, वेलोसिटी v1, v1 कितना दिया हुआ है आपको? स्पीड ले ले, अभी स्पीड ले ले। ओके, v1 कितना दिया हुआ है? v, ठीक है। तो v2 कितना हो जाएगा? देखिए इसका आधा ही तो चला, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? हाँ, ये समझ में आया? सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, a1 जो है वो आपका a डाउनवर्ड है, तो a2 आपका क्या हो जाएगा? a/2 अप। जिस रेशियो में डिस्प्लेसमेंट है उसी रेशियो में वेलोसिटी होगी, उसी रेशियो में एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज वो लिंक्ड है, सारी चीजें दूसरे के साथ क्या हैं? कनेक्टेड हैं। ये समझ आया? ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, कई बार ना ये चीजें देख के समझ में आ जाती, और कई बार ये सिचुएशन
विजुअलाइज नहीं होती। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक सिंपल सी सिचुएशन दिखा रहा हूं आपको। ओके, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना। यहां पर मैंने इसमें कुछ पुली लगा दी है। यहां पर भी पुली बना दे रहा हूं। हाँ जी, आपने थ्रेड को, अरे कहां भाग, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आप वॉल दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। इस वॉल में कुछ पुलीज लगी हुई हैं। एक ये ब्लॉक है, इसको ब्लॉक 1 कह दे रहे हैं, और ये मूविंग, ये ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल पे मूव कर सकता है, और थ्रेड बंधा हुआ है। यहां पर थ्रेड फिक्स है, ठीक है। आपने इस थ्रेड को इधर खींचा v स्पीड से, तो क्या लगता है आपको ये ब्लॉक 1 किधर जाएगा? थ्रेड को खींचोगे तो ये ब्लॉक 1 इधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सबको समझ में आ रहा है? आई कैप डायरेक्ट मूव करेगा अगर आप v को, जो डायरेक्शन दिखाई हुई है, उसको स्ट्रेच करेंगे तो थ्रेड को, क्योंकि थ्रेड की लेंथ बराबर रहनी है। ठीक, ओके। आपको मुझे बताना है इसकी स्पीड v1 क्या होगी, ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। ब्लॉक 1 की स्पीड क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। एक को तो आ गया समझ में। जुबिन, आपका आंसर कुछ गलत आ रहा है। वेरी गुड अक्षित। केशव का सही है, अक्षित का सही है। बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं थ्रेड की स्पीड से खींचूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो आपका ब्लॉक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपका ब्लॉक। ये जो आगे जा रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगर आप इसे विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज, थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक कहीं यहाँ कहीं आ गया होगा, ऐसे करके, है ना। हाँ, अब जरा समझना बेटा, ये x डिस्टेंस, ये दूसरा थ्रेड, ये तीसरा थ्रेड, ये चौथा, 5 6 थ्रेड खाली हो जाएंगे अगर आप ब्लॉक को x मूव कराते हैं। x डिस्टेंस ब्लॉक मूव करता है
तो आपका ये वाला एंड, इसको एंड 1 कह रहा हूं, एंड 2 कह लो, 1 ये लिखा हुआ ना, तो एंड 2 आपका कितना 6x मूव करेगा। समझ में आया? बिल्कुल विजुलाइज तो हो ही जाता है, ठीक है ना, लेकिन कई बार स्टूडेंट नहीं कर पाते। अब देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोगों ने मुझे आंसर दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकियों की समझ में नहीं आया, आया होगा, कुछ लोगों ने लेजीनेस की से आंसर नहीं भेजा होगा, बोले ठीक है यार समझ में आ गया, क्या भेजना। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब दैट मीन्स जो ब्लॉक और एंड के बीच का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, अगर ब्लॉक की स्पीड v डैश है तो n2 की स्पीड v डैश हो जाएगी। ठीक, हमने आपको क्या दिया, n2 की स्पीड दी थी, कितनी दी थी v, तो ये कितनी हो जाएगी v/6। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक्सेलरेशन a इस डायरेक्शन में है तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5/6, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका एक और मेथड है, ये तो आपने विजुलाइज करके निकाल लिया ना, देख के डायग्राम बना के कि कितना मूव कर रहा है। एक और मेथड होता है, उसमें थोड़ा सा टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं फोर्स शुरू कर दूंगा, ये चीजें बीच में लेंगे, फोर्स के बीच में। एक्चुअल में ये है, दिस इज अ लिंक बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड फोर्स। बट मुश्किल क्या होती है कि इसमें कई बार फोर्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, जैसे टेंशन है। अब जिन्होंने 9th में पढ़ा हुआ है उनको तो मैंने बता रखा है कि टेंशन, सारे फोर्सेस मैंने डिस्कस कर रखे हैं 9th। बट अगर किसी को याद नहीं है या किसी ने नहीं पढ़े हुए उस वे में, के लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं एक बार पहले फोर्स शुरू कर दूंगा, फोर्स का बेसिक समझ लेंगे, फिर बाद में इस पे आएंगे, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रेन मोशन कहा जाता है, इसको हम बीच में देखेंगे फोर्स के बाद, पहले फोर्स का करेंगे। मैं आपको बता दूं बेटा, वैसे ही ये बीच में आता है, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो कई बार इसमें मुश्किल हो जाती है समझने। तो मैं पहले आपको फोर्स क्लियर कर दूंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा। कुछ बुक्स में बीच में मिल सकता है आपको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए जी, फिर आज के लिए काफी है, ठीक है। और आज हमारा काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया। अब आप काइनेमेटिक्स किसी भी क्वेश्चन के साथ 2-2 हाथ कर सकते हैं। तो गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाइए, और जिसकी गर्दन ना काट पाए उसे पकड़ के मेरे पास ले आइए। हाँ, आपके पास डीसी पांडे है तो आप डीसी पांडे भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन सारे सेम है बेटा। डीसी पांडे भी ठीक है, 6 बुक्स आएंगी आपकी, 6 या 7 है शायद, तो सॉरी 5 है, 5 टोटल 5 बुक्स हैं। मैकेनिक 2 हैं, ठीक है। एक में आपका जो है हीट और एसएचएम रोटेशन ये सब आएगा। बुक्स सारी सिमिलर हैं बेटा, बहुत ज्यादा बुक्स लेके अभी मेरा को नहीं लगता कि आप बहुत सारी बुक्स कीजिए। जो बुकलेट मैं आपको दे रहा हूं वो आप चाहें तो एक एचसी वर्मा, डीसी पांडे है आपके पास तो जरूरत नहीं है, ठीक है। एचसी वर्मा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, डीसी पांडे में भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं। एचसी वर्मा पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है, 93 के बाद उन्होंने अपडेट नहीं की, लेकिन आज भी बढ़िया क्वेश्चंस है। हाँ, उन्होंने 93 में बना दी थी। एचसी वर्मा आपके पास है, बहुत बढ़िया बेटा, बस उससे काम चल जाएगा। एचसी वर्मा लगाइए, और जो क्वेश्चन ना आए उनको फोटो लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए बस। हाँ बेटा, दिनेश वगैरह स्कूल के लिए ठीक है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कितनी जगह से पढ़ेगा, अब हर एक का मेथड अलग,
मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूं, आप बुक में पढ़ेंगे, वो कोई दूसरी अप्रोच देगा, ये मुश्किल आ जाती है। आपको बुक्स सारी ठीक है बेटा, सब में ठीक रहता है। क्वेश्चन अब वो आंसर वगैरह में जरूर गड़बड़ होती है, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको किसके सही है किसके गलत है। आंसर में गलतियां होती हैं बेटा, क्योंकि वो जो टाइप कर रहे होते हैं वो होते नहीं है। वो मेरे यहाँ भी कई बार हो जाता है। और जब आप खुद जो है ढूंढने जाते हैं, प्रूफ रीडिंग है, लेकिन प्रूफ रीडिंग में ऐसा अक्सर होता है कि आप अपनी गलती पकड़ में नहीं आती बेटा। हाँ, तो हमें लगता है कि हमने तो सही करके दिया था, गलतियां नहीं पकड़ में आती। ऑल्दो बहुत कम है चांसेस की गलती आपको मिले, लेकिन एक दो जगह मिल सकती है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना। हाँ, तो जहां पे आपको ऐसा डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में, वो चाहे मेरी बुकलेट हो चाहे किसी और कोई बुकलेट हो, आपको कहीं ऐसा लगता है तो उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए और ग्रुप में भेज दीजिए। या तो कोई आपस में ही आप लोग शेयर कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं तो हुई फाइनली आंसर देने के लिए आपको। ठीक है, तो दिनेश हो गई, एबीसी हो गई, या आपकी जो है एक और चलती है उसका नूतन भी चलती है स्कूलों में, एचसी वर्मा है, डीसी पांडे। बुक्स के तो इतने लंबे चौड़े नाम है बेटा, कितने बताऊं आप। अगर आपके पास है तो फिर दूसरी कोई लेने की जरूरत नहीं है, उससे काम आपका चल जाएगा। बट मैं प्रेफर करता हूं एचसी वर्मा बच्चे को करनी चाहिए। चलिए फिर आज के लिए काफी है, बाय बाय।